आज हम हिंदी भाषा का प्रारंभ से, जहाँ से हिंदी का उद्गम हुआ था वहाँ से और अब तक का जो हिंदी का जो विकास है उसके बारे में हम जानने की कोशिश करें। ये हमने पिछली क्लास में जान लिया था कि हिंदी एक भारोपीय परिवार की भाषा है और भारोपीय जैसे भारत में 4 भाषा परिवार मिलते हैं, लेकिन भारोपीय परिवार उसमें सबसे ज़्यादा विकसित और बोला जाने वाला भाषा परिवार है। तो हिंदी भारोपीय भाषा परिवार की एक मूल भाषा है। अब हम हिंदी का प्रारंभ से उद्गम जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले मैं भाषा का एक सामान्य नियम आपको बताना चाहूँगा कि भाषा जो है वो हमेशा कठिनता से सरलता की ओर चलती है। भाषा का जो प्रवाह होता है वह होता है कठिनता से सरलता की ओर। ये एक भाषा संबंधित एक सामान्य सा मनोवैज्ञानिक नियम है कि भाषा का प्रवाह जो होता है वो कठिनता से सरलता की ओर, अर्थात भाषा पहले संश्लिष्ट भाषा होती है और उसके बाद धीरे धीरे उस भाषा में बहुत सारे विकार आ जाते हैं और उन विकारों को अपने अंदर समाहित करते हुए भाषा जो है वो सरलीकरण की ओर अर्थात सरल होती चली जाती है। भाषाओं से संबंधित एक दूसरा नियम यह भी है कि दो भाषाएं पैरेलल रूप से चलती हैं, समांतर रूप से दो भाषाएं एक समय पर काम करती हैं। एक वह भाषा जो सैद्धांतिक भाषा है, वह भाषा जिसमें साहित्य सृजन होता है, जो बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक है, जो जिसे हम सामान्य तौर पे कह सकते हैं कि वह पढ़े लिखों की भाषा है, एक वह भाषा। तथा इसके साथ साथ एक लोक भाषा और चलती है। लोक भाषा वह है जिसमें कि सामान्य लोक व्यवहार का काम होता है, अर्थात बोलने चालने का काम होता है। तो ये दो भाषाएं हमेशा चलती हैं साथ साथ। धीरे धीरे जब समय आता है तो लोक भाषा जो है, सैद्धांतिक भाषा आउट ऑफ डेट हो जाती है, अर्थात प्रचलन से परे हो जाती है और उसका स्थान ले लेती है लोक भाषा। अब लोक भाषा साहित्य सृजन की भाषा बन जाती है और एक तीसरी भाषा का फिर से विकास हो जाता है जो कि आम बोलचाल की भाषा होती है। तो इस प्रकार भाषा का यह नियम भाषा को निरंतर प्रवाहमान बनाए रखता है, गतिमान बनाए रखता है। अब हम हिंदी के दृष्टिकोण से बात करें तो जहां तक हमारा ज्ञात साहित्य है, हिंदी को हम 3 टुकड़ों में बांटते हैं, 3 प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। सबसे पहले प्राचीन आर्य भाषाएं, फिर मध्यकालीन आर्य भाषाएं और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। जैसा कि हमें ज्ञात है, हमारा ज्ञात इतिहास है, हमारी जो प्राचीनतम जो भाषा थी वो संस्कृत थी और उस संस्कृत भाषा का जो समय था वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक माना गया है। इस काल में वेदों की रचना हुई थी। तो वह जो संस्कृत थी, जो संस्कृत का नितांत सैद्धांतिक रूप था, उसको वैदिक संस्कृत या छांदस के नाम से भी जाना जाता है। इस संस्कृत को क्या बोलते हैं? छांदस। और ऋग्वेद की रचना इसी भाषा में हुई थी और इसके समकालीन जो भाषा थी, जो आम बोलचाल की भाषा थी, वह थी लौकिक संस्कृत। तो दो भाषाएं एक साथ हैं, वैदिक संस्कृत जिसमें साहित्य सृजन हुआ, जो पढ़े लिखों की भाषा है, तथा दूसरी भाषा जो आम बोलचाल की भाषा थी और मूल भाषा से, सैद्धांतिक भाषा से थोड़ी सी सरल थी, और वह थी लौकिक संस्कृत। तो यह जो समय था वो 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक माना गया है। यह जो भाषा थी ये यास्क, पाणिनि आदि की भाषा रही हुई है। अब हम बढ़ते हैं भाषा के विकास के दूसरे चरण की ओर। भाषा के विकास का दूसरा चरण जो है वो मध्यकालीन आर्य भाषा। इसकी जो कालावधि मानी गई है वो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। ये भाषा का मध्यकाल है। यहाँ पर भाषा संबंधी परिवर्तन थोड़े से जल्दी जल्दी हुए। यहाँ पर लौकिक संस्कृत जो थी उसका स्थान ले लिया पाली ने।
क्योंकि ये मैंने पहले बताया था कि भाषा कठिनता से सरलता की ओर चलती है और धीरे धीरे जो लोक भाषा है वह सैद्धांतिक भाषा बन जाती है और जो मूल भाषा है वो प्रचलन से बाहर हो जाती है। तो मध्यकाल तक आते आते जो लौकिक संस्कृत थी वो प्रचलन से हटने लगी और आम बोलचाल की भाषा ही साहित्यिक भाषा के रूप में परिवर्तित होने लगी और इस समय पाली जो थी वो साहित्यिक भाषा बनने लगी। यह हम जानते हैं कि महात्मा बुद्ध के संपूर्ण उपदेश पाली भाषा में है और उनसे संबंधित जो बौद्ध साहित्य लिखा गया वो भी त्रिपिटक वगैरह ये सब पाली भाषा में है। और जिस समय पाली भाषा साहित्य की भाषा थी उस समय प्राकृत जो भाषा थी वो आम बोलचाल की भाषा बन गई थी। धीरे धीरे पाली भी प्रचलन से बाहर होने लगी और पाली का स्थान प्राकृत भाषा ने ले लिया। ये हम जानते हैं कि प्राकृत भाषा जिस समय पाली सैद्धांतिक भाषा थी, प्राकृत भाषा आम बोलचाल की भाषा थी और इसी आम बोलचाल की भाषा में महावीर स्वामी ने अपने उपदेश दिए थे ताकि वो बहुसंख्यक लोगों तक, बहुसंख्यक अनुयायियों तक अपनी बात पहुंचा सकें। और धीरे धीरे प्राकृत भाषा भी अब साहित्य के रूप में परिवर्तित होने लगी और जैन धर्म के जितने भी आगम वगैरह या ग्रंथ लिखे गए वो प्राकृत में ही लिखे गए। धीरे धीरे प्राकृत भाषा जब किताबी भाषा बन गई, सैद्धांतिक भाषा बन गई, तो उस समय आम बोलचाल की जो भाषा थी वो अपभ्रंश थी। ये जो अपभ्रंश थी यहाँ पर हिंदी का प्रारंभिक स्वरूप खोजा जा सकता है, अर्थात अपभ्रंश जिसे कि अवहट्ट भी कहा गया है, अवहट्ट अर्थात पुरानी हिंदी। अवहट्ट को चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी पुरानी हिंदी बोलते हैं क्योंकि उन्होंने हिंदी का जो मूल उद्गम है, हिंदी का जो प्रारंभिक स्वरूप है वह अवहट्ट में खोज निकाला था। तो मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि 500 ईस्वा पूर्व से 1000 ईस्वी तक ये जो मध्यकालीन आर्य भाषाएं थी, पाली और प्राकृत और अपभ्रंश का समय था। इसमें अपभ्रंश का जो परवर्ती काल है, अपभ्रंश का जो परवर्ती काल है अर्थात 1700-800 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक हिंदी का उद्गम हम ठहरा सकते हैं। यदि हमसे कोई प्रश्न पूछा जाए कि हिंदी का जो साहित्य सृजन है वो कब से प्रारंभ हुआ, तो हम यह कह सकते हैं कि हिंदी का जो भाषा के रूप में साहित्य सृजन होने लग गया था वो 7वीं-8वीं शताब्दी से ही होने लग गया था। तो हिंदी का जो समय है वो आज के दृष्टिकोण से आज 1200-1300 साल पुराना अस्तित्व मात्र है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की जो सीमा है वो विक्रमी संवत 1050 निश्चित की है। तो इससे हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि इस 1000 ईस्वी के आसपास से हिंदी का प्रयोग साहित्य सृजन के लिए किया गया था। अब हम तीसरे फेज की ओर बढ़ते हैं, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। इसमें 1000 ईस्वी से बाद का समय जो अब तक भी चला आ रहा है उसको समाहित कर लेते हैं और इसमें न केवल हिंदी और हिंदी से इतर जो अन्य आधुनिक भारतीय भाषाएं हैं, चाहे वो बांग्ला हो, उड़िया हो, असमिया हो, चाहे वो सिंधी हो, मराठी हो, इन सब भारतीय भाषाओं का विकास हुआ। मोटे तौर पर यह हिंदी की उत्पत्ति और विकास के जो क्रमिक इतिहास है उसको दर्शाता है। तो मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि हिंदी का विकास सबसे पहले वैदिक संस्कृत, उसके बाद लौकिक संस्कृत, उसके बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश और अपभ्रंश से ही विभिन्न आधुनिक हिंदी भाषा और हिंदी की जो उपभाषाएं हैं उनका विकास हुआ है। तो यह हिंदी के क्रमिक विकास की अवस्था है। एक बार फिर से हम समझने की कोशिश करेंगे कि भाषा जो है सरलता से कठिनता से सरलता की ओर चलती है और भारतीय भाषाएं भी प्राचीन भाषाओं से आधुनिक भाषा इसी क्रम में बदली है। सबसे पहले वेदों के समय वैदिक संस्कृत थी और लौकिक संस्कृत लोक भाषा थी। धीरे धीरे वैदिक संस्कृत आउट ऑफ ऑर्डर हो चुकी, फिर लौकिक संस्कृत मूल भाषा बन गई। लौकिक संस्कृत जब साहित्य की भाषा थी तो पाली भाषा बोलचाल की भाषा थी। धीरे धीरे लौकिक संस्कृत हट गई
तो पाली में साहित्य सृजन होने लग गया। जब साहित्य पाली में लिखा जा रहा था तो प्राकृत में आम बोलचाल की भाषा बन गई थी। धीरे धीरे प्राकृत साहित्य की भाषा बन गई और अपभ्रंश जो थी वो बोलचाल की भाषा बन गई, और धीरे धीरे अपभ्रंश से ही हिंदी और उनकी अन्य भाषाओं का विकास हुआ। धन्यवाद।